हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, उसके अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है। और पहली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी किसकी, प्राचीन इतिहास को यूपीपीसीएस और आरओ के लिए किस तरीके से तैयार किया जाए। तो आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये दूसरी वीडियो है और इसमें हम समझेंगे कि मध्यकालीन इतिहास को कैसे पढ़ें और कैसे इसको बेहतर तरीके से समझें और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो तैयारी के क्रम में नए हैं, क्योंकि नए बच्चों में भटकाव बहुत होता है। और एक चीज़ मैंने देखी है यूट्यूब पर कि ज़्यादातर जो मेंटोर हैं वो बात करते हैं सिर्फ किसकी, वो बात सिर्फ बुक लिस्ट की करते हैं, लेकिन बुक इतनी भारी भरकम होती हैं कि एक नया बच्चा उनमें उलझ कर रह जाता है और फिर वो बोर होने लगता है, फिर सोचता है कि आखिर इसमें से हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखकर मैंने ये स्ट्रेटजी वाली वीडियो स्टार्ट की है, ताकि जो नया बच्चा हो वो समझ सके कि आखिर सिलेबस में है क्या क्या, क्योंकि वहाँ पर जो आयोग द्वारा सिलेबस दिया गया होता है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। उसे भी आपको एक बेहतर तरीके से समझना चाहिए, एक सीक्वेंस से आपको पता होना चाहिए कि आपको एक सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि तैयारी के क्रम में क्या पढ़ना है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या छोड़ना है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका टाइम होता है वो बचता है जब आप फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ते हो, और जब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो आप वहाँ पर विशेष फोकस कर पाते हो। तो चलिए, ये तो कुछ स्ट्रेटजिक बातें हो गई। अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की स्ट्रेटजी की कि आखिर इसे यूपीपीसीएस और आरओ परीक्षा के लिए किस तरीके से तैयार किया जाए। तो देखो, एक चीज़ मैं बता दूं कि जो आपका मध्यकाल है, भारतीय इतिहास का जो मध्यकाल है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है पूर्व मध्यकाल और एक है उत्तर मध्यकाल। तो जो 750 से 1200 ईस्वी का काल है इसे कहते हैं पूर्व मध्यकाल, और जो 1200 ईस्वी के बाद का जो काल है उसे कहते हैं उत्तर मध्यकाल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल के जो शासक वंश है, ठीक है, और कुछ नहीं वहाँ से पढ़ना है, जो आपके पूर्व मध्यकाल के शासक वंश हैं उनके बारे में ही आपको पढ़ना है। जैसे आपको पता होगा यहाँ से पाल वंश है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश है, चौहान वंश है, गहड़वाल वंश है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस प्री की बात हो या फिर आरओ की बात हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो ये कि किस वंश का कौन संस्थापक था, ठीक है, और जो उस वंश का शासन क्षेत्र था वो कौन सा था, और उन शासक वंशों की राजधानी क्या थी। तो तीन चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ लीजिए कि अंतिम शासक, ठीक है, कि अंतिम शासक वंशों का कौन था। तो पूर्व मध्यकालीन शासक वंश के अंतर्गत जो कि 750 से 1200 ईस्वी का काल होगा, इसमें जो वंश आएंगे आपको उनके संस्थापक, ठीक है, उनका क्षेत्र, ठीक है, उनकी राजधानी और अंतिम शासक कौन है, बस इतना आपको पढ़ना है। बाद बाकी आप जब किताब पढ़ेंगे और या फिर आपके पास बेहतर नोट्स होंगे तो आप समझ जाएंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको हाईलाइट करके दिया जाता है। और अगर आपको किताब नहीं पढ़नी है तो आप फिर इंटेलेक्टो.इन पर जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, आप वहाँ से भी जाकर नोट्स ले सकते हैं, या फिर सीधा ही यूपीपीसीएस प्री और आरओ प्री के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि पूर्व मध्यकालीन शासक वंशों की। इसके बाद आपको पता होगा कि भारत पर अरबों का आक्रमण होगा, तो उसमें मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करेगा 711 ईस्वी में। ठीक है, तो फिर आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ना है और बहुत कम पढ़ना है, सिर्फ इसने जो भारत में किया, ठीक है, उसके बारे में ही आपको पढ़ना है। और
जो इसने अरब में किया उससे आपको कोई मतलब नहीं है। फिर आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण होगा। जो महमूद गजनवी एक तुर्क था, तो इसे आप तुर्की आक्रमण के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो फिर महमूद गजनवी ने जो भारत में किया, फिर आपको वो पढ़ना होगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है आपको, जो महमूद गजनवी ने भारत पर शायद 17 बार आक्रमण किया था, उन्हीं आक्रमणों के विषय में आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर से एक तुर्क का आक्रमण होगा जिसे आप मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। फिर इसने जो भारत में किया उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो युद्ध हुआ था इसका पृथ्वीराज चौहान और जो जयचंद के साथ, उसको बहुत आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इसके बाद आपको पता होगा कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और इसका जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको पता ही है कि 5 वंश हैं, गुलाम, ठीक है, और खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको सैयद वंश के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको बस यहाँ से अभी तक मैंने जितना एनालाइज किया है, तो एक क्वेश्चन देखने को मिला है, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिले हैं। तो आप यहाँ से उन्हीं के अनुरूप तैयारी कीजिए। सैयद वंश के बारे में एक तो इसका संस्थापक आप पता कर लेना, ठीक है, कौन है, खिज्र खां है जो कि, और इसके जो शासक 3 शासक हैं स्टार्टिंग के, एक वहाँ से इसके क्रम को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। बाद बाकी आज तक सैयद वंश से क्वेश्चन यूपी पीसीएस और आरओ में नहीं पूछा गया। तो आप इस वंश को मत पढ़िए, बस संस्थापक और इसके शासक के नाम जान लीजिए, बस इतना आपको काफ़ी है। इसके बाद अब देखिए जो बचे हुए 4 वंश हैं, गुलाम, तुगलक, खिलजी और लोदी, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब आप इन चारों वंशों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जो मुख्य फोकस करना है यहाँ, यानी कि मुख्य फोकस का मतलब ये होता है कि एनालाइज करने के दौरान मैंने देखा कि इन शासकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो उनमें आप गुलाम वंश का देखेंगे तो इल्तुतमिश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं और बलवंश से, बाद बाकी से क्वेश्चन की संख्या काफ़ी कम रही है। अगर खिलजी वंश में देखें तो अलाउद्दीन खिलजी एक ही यहाँ पर महत्वपूर्ण शासक है जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। यानी कि जब भी खिलजी वंश से क्वेश्चन बनता है तो मोस्टली अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन बन के आपके सामने आता है। अगर तुगलक वंश की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, इन दोनों के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर बने हैं। इसके बाद देखेंगे आप जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम शासक वंश था वो लोदी वंश था, और यहाँ पर 3 शासक थे। तो इनमें से आपको 2 के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक सिकंदर लोदी और दूसरा इब्राहिम लोदी। फिर आपको पता है कि 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी, लेकिन इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे करके मोहम्मद बिन तुगलक के काल से इसका पतन स्टार्ट हो गया था, तो पतन के दौरान दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही स्वतंत्र राज्यों का उदय होना शुरू हो गया था। तो फिर आपको इसी दिल्ली सल्तनत के बाद जो दिल्ली सल्तनत के विघटन काल में जो स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, दिल्ली सल्तनत में आप इन शासकों के बारे में तो पढ़ेंगे ही, बाद बाकी जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो उनका स्थापत्य था, स्थापत्य यानी कि किसने किसकी स्थापना करवाई, तो जैसे आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना करवाई, ऐसे ही हर शासक वंश ने कुछ ना कुछ स्थापत्य के क्षेत्र में स्थापनाएं करवाई हैं। तो आपको वो पता होनी चाहिए कि कहाँ पर करवाई है, कब करवाई और किसके द्वारा करवाई गई है। और प्रशासनिक व्यवस्था में आप ध्यान रखेंगे 2 चीज़ों पर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं। एक तो अधिकारी, ठीक है, पूछा जाता है, वहाँ पर नाम दिया जाएगा किसी अधिकारी का, जैसे वजीर किसके लिए होता था, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे वहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कुछ भी अधिकारी को लेके, तो उसका कार्य पूछा जाता है मोस्टली, और ये क्वेश्चन मिलान के लिए आता है, ठीक है। और बाद बाकी जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत विभाग होते थे,
तो ये भी मिलान के लिए आता है कि कौन सा विभाग किसने स्थापित किया था, इसका कार्य किस क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है, और इसका मुख्य अधिकारी कौन होता था। तो विभाग और अधिकारी के ऊपर आपको महत्वपूर्ण फोकस करना है। बाद बाकी कौन से शासक ने किस चीज़ का निर्माण करवाया था, यानी कि स्थापत्य कला के बारे में भी आपको पढ़ना है। स्थापत्य कला का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप बहुत डिटेल में पहुँच जाएंगे, बस ये देख लीजिए किसने कहाँ पर क्या चीज़ें बनवाई हैं या फिर किसी चीज़ को समर्पित करके बनवाई हैं, तो उनको बस पता कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आप देखेंगे कि स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। तो स्वतंत्र राज्य तो काफ़ी थे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली है एनालिसिस करके कि किन किन के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो एक मोटा मोटी मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी स्वतंत्र राज्य थे उनके संस्थापक और स्थापना वर्ष और अंतिम शासक के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन किसने स्थापना की थी, अंतिम शासक कौन था और कब स्थापना की थी। बाद बाकी अगर हम देखें तो स्वतंत्र राज्यों में एक जौनपुर का उदय हुआ था। तो इसमें आपका जो महत्वपूर्ण शासक था वो था इब्राहिम शाह सरकी, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद हम कश्मीर में देखेंगे तो शासक तो बहुत हुए, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है किसके बारे में, जैनुल आबादीन के बारे में। क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनकर आए हैं। मालवा की हम बात करें तो इसका महत्वपूर्ण शासक था महमूद खिलजी, आपको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। मेवाड़ में हम देखेंगे तो राणा कुंभा और राणा सांगा, दो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और बहमनी में कोई ऐसा महत्वपूर्ण शासक नहीं था जिसके बारे में क्वेश्चन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बना हो, तो यहाँ पर आप सिर्फ संस्थापक, अंतिम शासक और जो कुछ भी महत्वपूर्ण एक दो इवेंट हुए होंगे उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे विजयनगर। सबसे ज़्यादा स्वतंत्र राज्यों के उदय से क्वेश्चन बनता है विजयनगर से, और विजयनगर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना है वो यहाँ का जो महानतम शासक था कृष्णदेव राय, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। और विजयनगर के स्थापत्य को भी आप अच्छे से समझिए, ठीक है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा मंदिर या फिर बहुत सी चीज़ों की स्थापना कराई गई थी, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। और एक विजयनगर के काल में देखेंगे कि विदेशी यात्रियों का बड़ा ही आगमन हुआ था, तो कौन सा विदेशी यात्री किसके काल में आया था, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई स्वतंत्र राज्यों के उदय की। उसके बाद आपको क्या पढ़ना होता है मध्यकालीन इतिहास में, वो पढ़ना होता है सूफी एवं भक्ति आंदोलन, ठीक है। तो सूफी एवं भक्ति आंदोलन में आपको सूफी संतों के बारे में और जो भक्ति संत थे उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सूफी संतों का एक तो आपको खानकाह पता होना चाहिए। खानका यानी कि जो उनका कार्य क्षेत्र होता था, जहाँ से सूफी संत रहकर अपने उपदेश देते थे, अपनी शिक्षाएं देते थे, तो उनके खानकाह के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सूफी संत किस शाखा से संबंधित थे, ठीक है, वो किसी के शिष्य होते थे, ठीक है, और किसी के गुरु होते थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और वो किसके समकालीन यानी कि किस शासक के समकालीन होते थे, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अमीर खुसरो से संबंध में बहुत क्वेश्चन बने हैं। बाद बाकी सूफी संतों की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया एक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, एक हो गए शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, और एक और हैं मोइनुद्दीन चिश्ती जिनने की चिश्तिया संप्रदाय की भारत में स्थापना की थी। तो इन तीनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूफी संत हैं तीन, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती और सलीम चिश्ती, ठीक है। और अमीर खुसरो के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाद बाकी खानका कौन सी शाखा का कौन संस्थापक था, ठीक है, किसके शिष्य या किसके गुरु थे, ठीक है, किस शासक के समकालीन थे, तो ये चीज़ें आपको सूफी संतों के संदर्भ में पढ़नी है। और यही सेम चीज़ आपको पढ़नी है जो भक्ति संत थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। उनका कार्य क्षेत्र क्या था जो भक्ति संत थे, ठीक है, वो किस मत को मानने वाले थे, ठीक है, किस भगवान को लेकर उनकी भक्ति समर्पित होती थी, और वो किसके शिष्य थे अथवा किसके गुरु थे, और किस शासक के वो समकालीन थे। ये चीज़ें आपको मोटा मोटी पता होनी चाहिए। बाद बाकी उनके बारे में जो कुछ भी विशेषताएं हैं थोड़ी बहुत, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी मैं बुक लिस्ट तो आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको एक बेहतरीन नोट्स चाहिए तो आप intellecto.in पर जाकर कोर्स को ज्वाइन
कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती कीमतों में वहाँ पर आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो सूफी एवं भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से मुगल काल का आरंभ हो जाएगा। मैंने जैसे कि आपको बताया 1526 में बाबर भारत पर आक्रमण करता है और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। तो उसके बाद भारत में मुगल शासन की स्थापना हो जाती है। तो देखिए, मुगल जो काल है उसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बने हैं तो वो बने हैं अकबर से। आपको पता ही है कि अकबर मध्यकालीन जो इतिहास था उसका सबसे महत्वपूर्ण शासक है, ठीक है, और मुगल काल का सबसे चर्चित बादशाह है ये। तो इसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ना तो सबके बारे में डिटेल से है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं अकबर से, ठीक है। अकबर के प्रशासन से, अकबर के स्थापत्य से, और जो अकबर का सैन्य अभियान थे उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनकर आए हैं। तो आपको मुख्य फोकस अपना अकबर पर रखना है। बाद बाकी आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि जब हुमायूं भारत में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है 1540 में, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के लिए जो शेरशाह सूरी है वो दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित करता है सूरवंश के नाम से। तो फिर आपको 1540 के बाद से सूरवंश को पढ़ना पड़ेगा, और सूरवंश में सिर्फ आपको शेरशाह सूरी के बारे में ही पढ़ना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो शेरशाह सूरी का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इसकी, ठीक है, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही प्रशासनिक व्यवस्था फिर आगे भी लागू की गई थी। क्योंकि इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ही नवीन थी, इसने बहुत सी नई चीज़ों को लागू किया था। तो इसलिए जो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था है वो काफ़ी फेमस है। इसलिए आप सूरवंश जब आप 1540 से 1555 के बीच में पढ़ेंगे तो आप शेरशाह सूरी के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 1555 में फिर से बाबर आता है और सरहिंद के युद्ध में सूरवंश के शासक को हराकर अपना क्या बोलते हैं फिर से मुगल वंश की स्थापना करता है। और उसके बाद आप फिर अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब ऐसे करके आप पूरा पढ़ते चले जाएंगे। तो पूरा फिर आप मुगलों के बारे में पढ़ेंगे और मुगल कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और जो उनका स्थापत्य था, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना। और पैटर्न आपका वही रहेगा कि जो अधिकारी थे, जो विभाग थे, तो यहाँ पर भी जो भी अधिकारी थे, मुगल अधिकारी, जो भी मुगल प्रशासन व्यवस्था में जो भी विभाग होते थे, उनके बारे में आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम मुगल स्थापत्य की बात करें तो मुगल स्थापत्य आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ों की स्थापना मुगलों द्वारा कराई गई हैं। तो आपको उनकी अवस्थिति, ठीक है, और किसने बनवाया, कब बनवाया, ठीक है, और बहुत सी स्थापत्य इतने उनके फेमस हैं जैसे कि ताजमहल वगैरह, लाल किला। तो इनका निर्माण मतलब वहाँ पर कौन सा क्या बोले कि कौन सा कारीगर या फिर मुख्य मिस्त्री था, ये आप समझ लीजिए। ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई मुगल काल की। अब मुगल काल का जब आप देखेंगे कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब के काल में ही मुगल साम्राज्य का विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद के काल को उत्तर मुगल काल कहते हैं। 1707 के बाद के काल को उत्तर मुगल काल कहा जाता है। और यहाँ के जो शासक थे वो बड़े ही दिल्ली के बस आसपास के कुछ क्षेत्रों पर अपना शासन कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से अगर हम देखेंगे तो मुगल साम्राज्य का विघटन होना प्रारंभ हो चुका था। और 1857 की क्रांति के बाद आपको पता ही है कि बहादुर शाह जफर को जो अंग्रेज होते हैं वो निर्वासित करके रंगून भेज देते हैं, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से मुगल साम्राज्य का भारत में पूरी तरीके से अंत हो जाता है। तो अगर हम लोग उत्तर मुगल काल में देखें तो यहाँ पर एक तो आपको शासकों का क्रम पता होना चाहिए, क्वेश्चन काफ़ी बार बन के आया है। दूसरा, जो कुछ मुगल शासक थे उन्हें बड़ी ही कुछ
हंसी भरी उपाधियाँ दी गई थी, मुझे भी काफ़ी हंसी आती है उनको सुन के, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार बना है। जैसे कि आप फर्रुखसियर को देखेंगे तो उसे घड़ित कायर कहा जाता था, मोहम्मद शाह को आप देखेंगे तो उसे रंगीला कहा जाता था, इसी तरीके से आप जहांदार शाह को देखेंगे तो उसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें उत्तर मुगल काल में थी ऐसी कुछ, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, तो उसके विषय में थोड़ा पढ़ लेना। और थोड़ा सा आप देखेंगे नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली का पानीपत के तृतीय युद्ध में आगमन होगा उसका, तो मराठाओं के साथ उसका युद्ध होगा, तो उसको थोड़ा सा आप देख लेना कि उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो ये उत्तर मुगल काल की बात हो गई। इसके बाद आपको क्या पढ़ना होता है मध्यकालीन भारत में, मराठा साम्राज्य के बारे में। और मराठा साम्राज्य में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस अपना जो मुख्य फोकस है वो शिवाजी पर रखना है। बाद बाकी देखना है कि कुछ पेशवा भी थे इम्पोर्टेंट, जिन्होंने अंग्रेज़ों और फिर देखो आप मुग़लों के साथ उन्होंने कुछ संधियाँ की थी, तो उनके बारे में आप देख लेना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास का ये सिलेबस है, जिसे मैंने आपको बहुत ही अच्छी से बता दिया और ये भी बता दिया कि आपको अपना मुख्य फोकस कहाँ रखना है। तो ये नए स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किताबों में अपार लिखा हुआ होता है। अभी मैं आपको जैसे किताब बता रहा हूँ एक, आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए एस.के. पांडे की किताब है मध्यकालीन इतिहास की। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कुछ 680 पेज की किताब है। तो अगर आप इन चीज़ों को पहले से ही पता कर लेंगे तो इसको आप बहुत ही कंसाइज करके पढ़ लेंगे। तो एक तो मैंने एस.के. पांडे बता दी, और अगर एक आपको किताब लेनी है, ये आती है सतीश चंद्रा की किताब, मध्यकालीन इतिहास की, बहुत ही अच्छी किताब है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर भी अच्छी है। और बाद बाकी आप घटना चक्र की किताब को जरूर पढ़ें फैक्चुअल के लिए, ठीक है। घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आती है जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो एस.के. पांडे ले लीजिए या फिर सतीश चंद्रा। इसके बाद घटना चक्र की किताब आप ले सकते हैं, और इस स्ट्रेटजी के तहत आप चलिए तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर यूपीपीसीएस प्री में लगभग वही 3 से 4 क्वेश्चन, और आपके अगर आरओ में बात करें तो वही 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पर भी ऐसे पूछे जाते हैं। तो ठीक है, फिर स्ट्रेटजिक जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजिक वीडियो है, अगली वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे किसकी, वो करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास की। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।